चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम जानने वाले हैं ज्यामितीय आकृतियाँ यानी ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में। बिल्कुल शून्य से, जीरो से शुरू करेंगे हम, बिल्कुल बेसिक से। जिसको कुछ भी नहीं आता है अभी तक ज्यामिति में, जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, वो भी जो है आज ज्यामितीय आकृतियों के बारे में अपनी समझ विकसित कर सकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहली ज्यामितीय आकृति जो होती है वो होती है बिंदु। कौन सी होती है? बिंदु। देखिए यहाँ पर बिंदु का कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। बिंदु, अगर आप किसी समतल पर इस तरह से एक बहुत छोटा सा पॉइंट रखेंगे, यानी बिंदु के बारे में ये कहा जाता है कि न तो इसकी लंबाई होती है, न ही इसकी चौड़ाई होती है, और न ही इसकी ऊंचाई होती है। तो फिर इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं? भाई जिसकी ऐसी आकृति जिसकी न तो लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न ऊंचाई हो, उसको बिंदु कहा जाता है। जैसे आपके सामने ये तल पे मैंने बनाया है बहुत बारीक, इसको भी हम यदि हम मापना चाहे तो माप सकते हैं, लेकिन एक आदर्श बिंदु का कौन सा होगा? जो जितना पतला हो, यानी जैसे एक पिन से अगर आप ऐसा बोर्ड पर या किसी तल पर पिन से, बारीक पिन की सहायता से यदि आप बनाओगे तो उसको हम बिंदु मानेंगे। तो हम यहाँ पर बिंदु के लिए क्या शब्द बोलेंगे? ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये नगण्य हो। क्या हो? नगण्य, जिसको गिना ना जा सके। अब नगण्य का क्या अर्थ होता है? एक एग्जाम्पल छोटा सा ले लेते हैं। जैसे भाई समुद्र है बहुत बड़ा विशाल, अब उस समुद्र में से यदि आपने एक गिलास पानी निकाल लिया, अब एक गिलास पानी बहुत कम मात्रा का होता है, तो समुद्र के पानी की तुलना में गिलास का कोई महत्व नहीं है। तो समुद्र में से यदि आप एक गिलास पानी निकाल लेते हो तो एक गिलास पानी क्या माना जाएगा? नगण्य माना जाएगा। तो बस यही कारण है कि जो है बिंदु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को नगण्य माना जाता है, क्योंकि विशाल तल है, उसमें एक बारीक डॉट आपने लगा दिया, उसके कोई मायने नहीं है। तो ये होगी आपके बिंदु की परिभाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बिंदु के बाद होता है, बिंदु के बाद आता है किरण। देखें आप किरण को कैसे परिभाषित करेंगे? अभी अभी आपने जाना कि बिंदु ऐसा होता है जिसके ना लंबाई होती, ना चौड़ाई होती, ना ऊंचाई। अब इसी तरह के एक बिंदु को आप स्थिर कर दीजिए, एक स्थिर बिंदु ले लीजिए, और उसके एक और एक दिशा में ऐसे छोटे 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 बहुत सारे बिंदु बना दीजिए आप, ऐसे बहुत सारे बिंदु, और उनसे होती हुई जो है एक दिशा में आप इस तरह से एक ऐसे बनाते चले जाइए। एक दिशा में मतलब एक बिंदु को स्थिर कर दीजिए और दूसरी दिशा को चलायमान रखिए, आप जहां तक भी ले जाना चाहे। तो कहाँ तक आप ले जा सकते हैं? जैसे अभी तो यहाँ पर मेरे पास बोर्ड है, खत्म हो जाएगा, लेकिन बोर्ड के आगे भी अगर मैं ले जाना चाहूँ तो और भी आगे ले जा सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि हम किरण को जो है एक दिशा में, एक निश्चित दिशा में, क्या कहेंगे हम? एक निश्चित दिशा में इसको हम ले जा सकते हैं। कहाँ तक ले जा सकते हैं? एक निश्चित दिशा में कहाँ तक आगे बढ़ेगी? तो इसका कोई अंत नहीं है, अनंत तक जाएगी ये। तो एक स्थिर बिंदु से शुरू होकर अनंत तक किसी एक निश्चित दिशा में बढ़ने वाली आकृति क्या कहलाती है? किरण कहलाती है। क्या कहलाती है? किरण। किरण को इंग्लिश में रे कहा जाता है। तो ये होगी किरण। चलिए अब बात कर लेते हैं हम रेखा की। रेखा की तो रेखा जो होगी वो एक बिंदु के दोनों ओर चलेगी, एक बिंदु के दोनों ओर चलेगी। आपको स्थिर बिंदु बीच में रखना होगा, स्थिर बिंदु, और इस स्थिर बिंदु के दोनों ओर ऐसे छोटे छोटे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे क्या हैं? ये बिंदु हैं एक दूसरे से चिपके हुए। तो हम कभी कभी परिभाषा में ये कहते हैं कि अनंत बिंदुओं के समुच्चय को रेखा कहते हैं, जो दोनों ओर अनंत तक जाते हैं। और ये किरण जो है ये भी अनंत बिंदुओं का समुच्चय है, लेकिन ये केवल स्थिर बिंदु से एक ही दिशा में बढ़ता है, किसी निश्चित दिशा में। और रेखा क्या होती है? दोनों दिशाओं में, दो दिशाओं में ये अनंत तक चलती है। तो ये अनंत हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तीर किस लिए बताया जाता है? भाई तीर इसलिए बताया जाता है, यहाँ पर दर्शाया जाता है, ताकि इसका मतलब ये होता है कि ये रेखा जो है अभी खत्म नहीं हुई है, ये अनंत तक चली ही जाएगी। अब रेखा में ही एक और सब जो है आकृति आती है जिसको हम सेगमेंट कहते हैं या रेखा खंड कहते हैं। चलिए मैं उसके बारे में भी बात कर ही लेता हूँ लगत में। हम जो यहाँ पर आए हैं तो रेखा खंड, रेखा खंड, देखिए रेखा खंड, इसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट जैसा कि आपको संधि विच्छेद से ही पता चल रहा है, रेखा
खंड मतलब रेखा का खंड। खंड किसको कहते हैं? टुकड़ा। खंड किसको कहा जाता है? टुकड़े को। तो एक रेखा है आपके पास जैसे मौजूद ये वाली रेखा है। अब इस रेखा में से यदि आप एक खंड काट लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक खंड काट लें, एक टुकड़ा काट लें, तो इस टुकड़े को हम क्या कहेंगे? इसी को तो रेखा खंड कहेंगे, क्योंकि उस रेखा में से हमने टुकड़ा काटा है, तो ये बन गया रेखा खंड। अब रेखा खंड जो है इसकी कोई निश्चित लंबाई होगी भाई। इसको मान लो 5 सेंटीमीटर का आपने काटा, तो ये निश्चित लंबाई का, इसको मापा जा सकता है। अब मुझे ये बताइए कि क्या हम रेखा का मापन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि रेखा दोनों छोर पे अनंत तक जाती है और रेखा खंड उसी अनंत रेखा में से एक छोटा सा टुकड़ा काटकर अलग कर लिया जाता है, तो इसको हम माप सकते हैं। तो रेखा खंड क्या है? रेखा का एक हिस्सा है, एक भाग है जो मापा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। अब मैं बताने वाला हूँ आपको कोण के बारे में। चलिए इन आकृतियों के जो प्रकार हैं उन प्रकारों को हम बाद में जानेंगे। अभी सिर्फ हम सिंपली इनके इंट्रो के बारे में जान रहे कि इनको ये दिखते कैसे हैं, बनते कैसे हैं। तो कोण की बात कर लेते हैं। कोण देखिए, एंगल कहते हैं इंग्लिश में, एंगल। और कोण में एक बिंदु, निश्चित बिंदु, जैसा कि अभी आपने देखा था किरण के लिए लिया था निश्चित या स्थिर बिंदु। निश्चित बिंदु से एक ओर आपने एक किरण निकाल दी और दूसरी ओर दूसरी किरण निकाल दी। अब इन दोनों के बीच का जो मापन है, जो माप आएगी इसकी, ये जो माप होगी ये डिग्री में होगी। डिग्री में इसको मापेंगे और ये जो डिग्री में माप आएगी यही कहलाएगा कोण। ये क्या कहलाएगा? कोण। तो कोण की क्या परिभाषा हो जाएगी कि भाई जैसे दो किरणों, ये किरण है दूसरी किरण है, तो दो किरणों के बीच का जो कोणीय माप है, या कोणीय माप कह लीजिए या डिग्री में माप के लिए जो भी माप आ रहा है उस माप को हम क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। ये एक इसका शीर्ष एक होता है और एक स्थिर बिंदु से जो है दो किरणें निकलती है, उनके बीच की जो गैप होती है वही कहलाता है कोण। तो कोण अलग अलग तरह के हो सकते हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि कोण कैसे बनता है। एक स्थिर बिंदु होता है, उसके स्थिर बिंदु से दो अलग अलग दिशाओं में दो किरणें निकलती है, उनके बीच में जो एक माप बनती है उसी माप को जो है कोण कहा जाता है। अब देखें आप त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज, अभी तक जो आकृतियां आप देख रहे थे वो खुली आकृतियां थी। अब आपके पास जो आकृति आएगी वो बंद आकृति आएगी। भाई त्रिभुज के लिए क्या करेंगे? तीन, मान लो ऐसे अलग अलग जगह पर बिंदु हैं और इन तीन बिंदुओं से यदि हम रेखाखंड बनाना चाहें तो एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा और एक ऐसा। तो तीन रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति। कितने रेखाखंडों से? तीन। ये एक रेखाखंड हो गया, एक रेखाखंड हो गया, ये दूसरा, एक, दो और तीन। तो तीन रेखाखंडों से जब कोई आकृति घिर जाती है, पैक हो जाती है, क्लोज हो जाती है, तो उसका नाम दे दिया जाता है त्रिभुज। और इस रेखाखंड को भुजा भी हम यहाँ पर कह सकते हैं त्रिभुज के संदर्भ में। इसको एक भुजा कहा, दो भुजा, तीन भुजा। तो इसका संधि विकसित करने पर आपको क्या मिलेगा? त्रिधनभुज। मतलब कितनी भुज यानी भुजा, तो कितनी भुजा वाला? तीन भुजा वाली बंद आकृति को क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। इसको कभी कभी त्रिकोण भी कहते हैं, त्रिधन कोण, क्योंकि इसमें तीन कोण होते हैं। एक ये रहा, यहाँ पर दो किरणें आपको दिखाई दे रही है, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका नाम त्रिकोण भी है। चलिए अगले हम जब बात करेंगे अगले चैप्टर में तो हम इसके प्रकारों पे भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इनकी जनरल इन्फॉर्मेशन जान रहे हैं कि त्रिकोण होता कैसा है। वर्ग की बात कर लेते हैं। देखिए, वर्ग से पहले हम चतुर्भुज के बारे में बात करना चाहिए। चतुर्भुज जो होता है, चतुर्भुज, उसमें चार भुजाएं लेना होगी आपको। चार भुजाएं किसी भी माप की, चतुर मतलब चार होता है, तो चार भुजाओं से घिरी हुई जो आकृति होगी, बंद आकृति, वो क्या कहलाएगा? आपका चतुर्भुज कहलाएगा। चतुर्भुज। अब इसमें चार भुजाएं अलग अलग माप की, कोई सी भी माप है, उनको आपने पैक कर दिया तो ये क्या बन गया? चतुर्भुज। अब चतुर्भुज के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया और भी समलंब चतुर्भुज हो गया, बहुत सारे। तो हम वर्ग और आयत की बात कर लेते हैं। चलिए, वर्ग, वर्ग में क्या होगा? स्क्वायर में। स्क्वायर उस आकृति को कहेंगे जिसकी चार भुजाएं बराबर हो, चार भुजाओं से घिरा होगा वो,
और ये आपस में सभी बराबर होंगी। जैसे आपने टाइल्स नहीं देखी है, मकान में टाइल्स वगैरह बनती है, टाइलिंग होती है, तो कुछ टाइल्स बराबर माप की होती है, कुछ कम ज़्यादा भी होती है, लेकिन यदि बराबर माप की टाइल है तो वो क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। वर्ग में चारों भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है, तो ऐसी आकृति वर्ग कहलाती है। इनको कोने कहते हैं, ये शीर्ष हैं, ठीक है। इनके अंदर बीच में यदि आप शीर्षों को मिला दे तो ये विकर्ण कहलाते हैं, इनको विकर्ण कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है वर्ग एक ज्यामितीय आकृति है और ये समतल में बनती है। दो विमाएं होती है, लंबाई चौड़ाई, बस, इसके अलावा कुछ नहीं होता। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम आयत की। देखिए आयत, आयत, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। अब ये मानक ज्यामितीय आकृतियां हैं क्योंकि इनमें भुजाएं, कोण और ये निश्चित होते हैं, लेकिन कुछ अमानक भी होते हैं जिसमें अनिश्चित होते हैं। तो रेक्टेंगल की बात करते हैं। यहाँ आपको दो लंबाइयाँ, दो चौड़ाइयों से आकृति बनाना है बंद, और ध्यान रहे लंबाई के बराबर लंबाई होगी, चौड़ाई के बराबर चौड़ाई। यानी हम ये कहेंगे आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा, ऐसी बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर है, तो वो क्या कहलाएगा? वो आयत कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? आयत कहलाएगा। तो ये हो गया आयत की परिभाषा। इसमें भी दो विकर्ण होते हैं, ये और ये, इसको क्या कहा जाता है? विकर्ण कहा जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम वृत्त की। वृत्त कैसा दिखता है? वृत्त चूड़ीदार आकृति जो है वृत्त कहलाती है। सर्कल इस टाइप से पूरी बंद आकृति जो है वो सर्कल कहलाती है। गोल होना चाहिए, पूरा गोल भी नहीं कह सकते, गोल तो फिर अलग आकृति हो जाएगी, पर वृत्त ये इस तरह की बंद आकृति होती है जिसमें कोने नहीं होते, इसमें कोई भी कोना नहीं होता, तो ये कहलाता है वृत्त। वृत्त में कोने नहीं पाए जाते हैं, इसमें सिर्फ ये पूर्ण रूप से गोल घिरा हुआ रहता है, इसका नाम है वृत्त। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हम कुछ द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों की बात करेंगे, तब हम पता करेंगे। और आने वाले वीडियोस में मैं इन पर कोणों के प्रकार, त्रिभुजों के प्रकार, इनके प्रकारों पर भी बात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।